हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट सत्ता की साझेदारी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हो या मिड टर्म के या फाइनल एग्जाम के हो। ये जो वीडियो है ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे क्या है आप सभी प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सत्ता की साझेदारी के चैप्टर में आपको क्या है, दो देशों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक बेल्जियम के बारे में और दूसरा श्रीलंका के बारे में। तो चलिए हम अपने शुरू करते हैं क्वेश्चन को एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि बेल्जियम की जो राजधानी का क्या नाम है, यानी कि जो बेल्जियम है इसकी राजधानी का क्या नाम है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको जो सही लगेगा आप अपने मन में सोच लीजिएगा और लास्ट में आपको राइट आंसर बताया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है ब्रुसेल्स, बीजिंग, वाशिंगटन डीसी और नई दिल्ली। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या है, ब्रुसेल्स। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बेल्जियम जो देश है ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो अगर देखा जाए तो 7 महाद्वीप हमारे हैं, जो एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप और आपका ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो बेल्जियम हमारा ये किस महाद्वीप में है, यानी कि यूरोप में है या एशिया में या अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ये क्या है आपका, यूरोप, यानी कि ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का रूप नहीं है। यानी कि आपको जब भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको दिया जाता है कि कौन सा रूप नहीं है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको क्या है, अंडरलाइन कर लेना है। तो क्वेश्चन थर्ड आपका है कि निम्न में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का रूप नहीं है। यानी कि जिस क्वेश्चन में आपको नहीं का ऑप्शन मिले तो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन को आप जो नहीं है उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन का आंसर देते समय आप ध्यान रखेंगे। तो पहला क्या है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। सेकेंड दे रखा है विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। थर्ड हमारा दे रखा है कि सामुदायिक सरकार, और डी ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि जो सत्ता की साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप भी होती है, वो क्या होता है कि सत्ता का जो सत्ता का क्षैतिज वितरण दिया जाता है ये भी होता है आपका। यानी कि जो क्षैतिज वितरण आपका होता है ये आपका ले लीजिए कि जो सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, यानी कि जो आपका सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है इसमें आपको जैसे सरकार के जो विभिन्न अंग हैं इनके बीच में जो क्या होता है, सत्ता का वितरण होता है। जो सरकार के विभिन्न अंग, जैसे इसमें आपका आ जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और सेकेंड हमारा क्या है कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा है। विभिन्न स्तरों का, जैसे आप इसको आप ये भी कह सकते हैं कि सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण है, यानी कि सरकार के जो विभिन्न स्तरों में होता है इनके जो मध्य क्या होता है, सत्ता का केंद्रीकरण यानी कि वितरण होता है, जिसमें आपका क्या है, केंद्रीय सरकार यानी संघ सरकार के बीच में और राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच में होता है। और थर्ड हमारा क्या है, सामुदायिक सरकार। तो सामुदायिक सरकार में होता क्या है कि विभिन्न जो सामाजिक समूह होते हैं सर जो होता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों यानी कि जो भाषाई और जो धार्मिक समूह के जो बीच में क्या होता है कि सत्ता का वितरण होता है। जिस प्रकार से इसका जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि बेल्जियम में जो ये सामुदायिक सरकार है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो सत्ता की जो साझेदारी है ये क्या है, सभी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि सत्ता का जो क्षैतिज वितरण का उदाहरण है। यानी कि अभी आपको बताया गया था कि सत्ता का जो क्षैतिज वितरण होता है तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में होता है, यानी कि जिसमें विधायिका भी आएगी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच में वितरण। तो ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि सरकार के विभिन्न स्तरों के रूप में ये हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। थर्ड दे रखा है कि राजनीतिक दल और दबाव समूह, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। तो आप सभी जानते हैं कि विधायिका का काम होता है कि कानून बनाना, कार्यपालिका जो है जो कानून बनाते हैं, विधायिका उसको पालन करवाती है, और न्यायपालिका यानी कि दंड देने का काम होता है।
तो इस तरह से ये चौथे क्वेश्चन का आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन को कराया जाएगा आपके लिए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे सभी प्रकार के जो क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो ये सभी जो क्वेश्चन है कि संभावित है एग्जाम में आ सकते हैं, तो ज़रूर इसको देखें आप। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ। यानी कि जिस प्रकार से भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, ठीक उसी प्रकार श्रीलंका भी अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो श्रीलंका है ये स्वतंत्र यानी कि आज़ाद कब हुआ। तो 1945 में, या 47 में, या 48, या 1990 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 1948, यानी कि जो श्रीलंका था ये 1948 में, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के 1 साल बाद ये आज़ाद हुआ। जिस प्रकार से भारत आज़ाद हुआ उसी प्रकार से ये 1 साल बाद ये 1948 में आज़ाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, श्रीलंका में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक है। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि श्रीलंका जो देश हमारा है, श्रीलंका देश में कौन सी ऐसी भाषा है जो बहुसंख्यक यानी कि बहुत सारे लोगों की बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसे हम कहते हैं बहुसंख्यक। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा है तमिल, सिंगली, फ्रेंच, चीनी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें कि सभी जानते हैं कि ऑप्शन बी, यानी कि सिंगली। यानी कि श्रीलंका में क्या है, सिंगली भाषा बोलने वाले बहुत लोग ज़्यादा हैं, यानी कि संख्या इनकी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा के लोग बहुसंख्यक हैं। यानी कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो बेल्जियम देश है इसमें कौन सी ऐसी भाषा है कि जो ज़्यादा बोली जाती है, यानी कि बहुसंख्यक भाषा। ऑप्शन के रूप में एक डच, बी फ्रेंच, सी जर्मन, डी चीनी। तो 7th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डच। यानी कि यहाँ पर क्या है, बेल्जियम में जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं ये क्या है, बहुसंख्यक हैं। साथ ही साथ एक बात आपको और जान लेना जरूरी है, साथ ही साथ आपको एक चीज़ जान लेना जरूरी है कि जो बेल्जियम देश है तो यहाँ पर क्या है 59% जो आबादी है फ्लेमिश क्षेत्र में, यानी एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं फ्लेमिश। तो इस क्षेत्र में जो 59% जो आबादी है इसमें जो बोलने वाली जो भाषा है यानी कि डच भाषा, यानी कि 59%, यानी कि 59% जो आबादी है फ्लेमिश क्षेत्र में है, और यहाँ पे जो बोले जाने वाली जो भाषा है डच भाषा है। और जो 40% लगभग जो आबादी है वेलोनिया क्षेत्र में है, और यहाँ पे जो बोली जाने वाली भाषा है फ्रेंच भाषा है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखना आपको कि जो बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में क्या है कि जो 80% आबादी है वो फ्रेंच भाषी की है, जबकि क्या है 20% जो आबादी है वो डच भाषी की। तो इसको आप ध्यान में रखें। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर आपका हो जाएगा 7th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है कि डच, यानी कि बेल्जियम में क्या है डच जो भाषा है ये बहुसंख्यक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि बेल्जियम में कौन सा समूह जो है समृद्ध और शक्तिशाली है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो बेल्जियम देश है इसमें कौन सा ऐसा समूह है यानी कि समुदाय है जो सबसे शक्तिशाली है और समृद्ध है। ऑप्शन के रूप में है डच, फ्रेंच, जर्मन और उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं कि बेल्जियम की राजधानी में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। यानी कि जो बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रुसेल्स में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, डच हैं या फ्रेंच हैं या जर्मन हैं या अंग्रेजी। तो क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा आपका फ्रेंच। यानी कि जैसे अभी हमने देखा कि राजधानी में अगर पूछा जाएगा तो आप में क्या हो जाएगी फ्रेंच भाषा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि श्रीलंका में लगभग कितने प्रतिशत ईसाई हैं जो तमिल और सिंगली दोनों भाषा बोलते हैं। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है बच्चों कि श्रीलंका में कितने प्रतिशत जो ईसाई लोग हैं जो कि दोनों भाषा यानी कि तमिल और सिंगली दोनों भाषा को बोलते हैं। तो 10% हैं कि 15 हैं या 7 है या 12। तो क्वेश्चन नंबर जो 10th है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 7। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बेल्जियम देश की सीमा जो है निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो बेल्जियम देश है इस देश की जो सीमा है यानी कि इसके बॉर्डर से कौन कौन से देश लगते हैं, तो इनको आपको क्या है पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो दे रखा है नीदरलैंड, जर्मनी, यूक्रेन या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 11th है यानी 11 है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें से क्या है
जो है यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है नीदरलैंड, जर्मनी, यूक्रेन, यानी कि जो तीनों जो देश हैं ये क्या है, इससे क्या है बेल्जियम की सीमा लगती है। तो यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो डी है उपयुक्त, तभी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि बेल्जियम की जो आबादी का कितना हिस्सा जो है फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा था कि जो बेल्जियम की जो आबादी है, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आबादी है फ्लेमिश क्षेत्र में वो 59% की है। 59%, यानी कि जो इसमें रहने वाले लोग हैं ये डच भाषा बोलते हैं, जिनकी संख्या क्या है 59%। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि बेल्जियम कब स्वतंत्र घोषित किया गया, यानी कि जो बेल्जियम है इसको कब स्वतंत्रता मिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें दे रखा है। तो ऑप्शन में आप बताएंगे कि 1820 में, या 1828, या 1830, या 1848। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि 1830। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बेल्जियम मॉडल की विशेषता है, यानी कि इसमें से आप सबको बताना है कि बेल्जियम मॉडल की जो विशेषता है वो कौन सी है। यानी कि पहला क्या है, भाषाई आधार पर देश का बंटवारा है, या देश में बहुसंख्यकवाद की स्थापना है, या सी है सत्ता में साझेदारी के नियम बनाना, या उपयुक्त सभी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि सत्ता में साझेदारी के नियम बनाना, किसकी, बेल्जियम जो मॉडल है इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि श्रीलंका कौन से महाद्वीप में स्थित है, यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे आपने देखा था कि जो बेल्जियम आपका है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसी प्रकार श्रीलंका के बारे में भी आपको जान लेना जरूरी है कि ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो श्रीलंका भी जैसे भारत भी जिस देश में जिस महाद्वीप में स्थित है, उसी प्रकार जो श्रीलंका भी, ये भी क्या एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दे रखा कि श्रीलंका में तमिल भाषी, जो श्रीलंका में जो तमिल भाषी लोग हैं ये निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित का मतलब होता है बच्चों जो ऑप्शन दिया गया इनमें से आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो आपसे पूछा रहा है कि हिंदू हैं या मुसलमान है, या हिंदू और मुसलमान है दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सोच लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 हमारा दे रहा है कि यूरोप संघ का जो मुख्यालय है, यानी कि पूछा जा रहा है कि यूरोप संघ का मुख्यालय क्या है। इसमें से ऑप्शन दे रखा है ब्रुसेल्स, मॉस्को, कोलंबो, बीजिंग। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या है, ब्रुसेल्स, यानी कि जो आपका यूरोपीय संघ है इसका जो मुख्यालय है अब क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि श्रीलंका की सिंगली सरकार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया, यानी कि जो श्रीलंका की जो सिंगली सरकार थी वो किस धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानून बनाया। तो हिंदू के लिए, या मुस्लिम धर्म, या बौद्ध, या ईसाई। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 18 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए इन्होंने क्या है, कानून बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है श्रीलंका में सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया, यानी कि जो श्रीलंका में जो सिंगली भाषा थी इसको क्या है, एकमात्र राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कब घोषित किया गया, यानी कि 1952 में, या 54 में, या 55 में, या 56 में। तो क्वेश्चन में जो 19 है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1956 में। क्वेश्चन नंबर 20 है श्रीलंका में अधिकतर जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग निम्न में से किस धर्म से संबंधित है, यानी कि जो सिंगली में जो अधिकतर लोग सिंगली भाषा बोलते हैं ये लोग क्या है, किस धर्म से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा या तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म। तो इस ऑप्शन में से आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए, यानी कि बौद्ध धर्म। चलते हैं क्वेश्चन 21 की तरफ। उच्चतम और न्यूनतम, यानी कि उच्चतम और न्यूनतम स्तर की जो सरकारों के बीच जो सत्ता के बंटवारे होता है इसको क्या कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण करते हैं, या क्षैतिज करते हैं, या सामुदायिक वितरण, या विकेंद्रीकरण।
करण। तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने इसके पहले ही क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो जो ये ऑप्शन है कि उच्चतर और न्यूनतम स्तर की जो सरकार है, तो इसका जो बंटवारा होता है ये ऊर्ध्वाधर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर जान लेना जरूरी है कि जो सत्ता की साझेदारी है इस क्वेश्चन का, यानी कि सत्ता की साझेदारी है, इसका क्या अर्थ होगा, इसको हम जान लेना जरूरी है। ऑप्शन दे रखा है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन, या इसको ये कह सकते हैं कि विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का बंटवारा, यानी कि जो पूरी पावर है किसी एक जगह से संचालित नहीं होगी, यानी कि उनको विभिन्न स्तरों में भी डिवाइड किया जाएगा। विभिन्न जातियों के बीच सत्ता का बंटवारा, या विभिन्न धर्मों के बीच सत्ता का बंटवारा, या विभिन्न भाषाई लोगों के बीच सत्ता का बंटवारा, यानी कि सत्ता की जो साझेदारी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विभिन्न सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन, या इसे कह सकते हैं कि विभिन्न स्तरों पर सरकार के शक्तियों का विभाजन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 23 क्वेश्चन का है कि बेल्जियम की सीमाएं जो है किन देशों से लगती हैं, यानी कि जो बेल्जियम देश है इनकी जो सीमा है किन किन देशों से लगती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है कि हर ऑप्शन में कुछ देशों का ग्रुप बना है इसमें। तो पहले में फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग, या ऑप्शन बी नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, सी पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, डी इटली, पोलैंड, लातविया और बोस्निया। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से आप बताइएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, यानी 23 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो बेल्जियम देश है इस देश की जनसंख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए है लगभग 1 करोड़, लगभग 2 करोड़, लगभग 3 करोड़, लगभग 4 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी लगभग 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 25, बेल्जियम में किस जाति समूह की सबसे अधिक आबादी है। तो प्लीज़ जिन जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। तो ये सभी आपके लिए है। तो वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी न करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। तो इस वीडियो के साथ कुछ और भी क्वेश्चन ज़रूर देखें, कभी ऐसा ना हो कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन सेम यही आए, लेकिन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो हमें तैयारी बच्चों इस प्रकार से करनी है कि हमारा अच्छा स्कोर हो सके। तो आपके जो भी चैप्टर हैं उस चैप्टर को आप सही से पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहीं से आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका कि बेल्जियम में किस जाति समूह की सबसे अधिक आबादी है। तो ऑप्शन ए है कि फ्लेमिश, बी जर्मन है, सी वैलून, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 25, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फ्लेमिश, यानी कि बेल्जियम में फ्लेमिश जाति समूह की सबसे अधिक आबादी है। 26 क्वेश्चन है कि सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य, यानी कि जो सामुदायिक सरकार होती है इससे क्या तात्पर्य है, यानी इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है कि जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता है, या जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो जाता है, सी बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो, या ऑप्शन डी मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो। तो 26 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप सोचिए। इस हिसाब से देखा जाए 26 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार। 27 क्वेश्चन है कि 1956 में पारित एक अधिनियम द्वारा किस भाषा को श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया, यानी कि किसी एक भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन को हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन दे रखा कि तमिल, सिंगली, हिंदी या अंग्रेजी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगली। 28 क्वेश्चन है कि बेल्जियम में 59% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन है फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, जर्मन। तो फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताएं। तो 28 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डच। क्वेश्चन नंबर 29 है कि श्रीलंका में जनसंख्या का कितना प्रतिशत तमिल भाषी हैं, यानी कि श्रीलंका में कितने लोग ऐसे हैं जो तमिल भाषी लोग हैं। ऑप्शन ए 50%, बी 16%, सी 18 यानी कि 18% और डी 20%। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताएं। तो चलिए देखते हैं कि 29 क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 18%। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो आप सभी को ये बताना है कि जो बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार होती है इसका चुनाव कौन लोग करते हैं। तो केवल एक भाषा समुदाय से संबंधित लोग, बी ऑप्शन दे रखा है कि बेल्जियम के नेता द्वारा, सी दे रखा है कि पूरे देश के नागरिक द्वारा, डी दे रखा है कि बेल्जियम के समुदाय के लोग। तो चलिए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन में जो 30 है, 30 है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि एक भाषा समुदाय से संबंधित लोग, यानी कि ये सामुदायिक सरकार है। तो ये जाहिर सी बात है कि किसी एक ही भाषा समुदाय के लोग क्या है, सरकार को चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि ये जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप एग्जाम में देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन 3 या 4 या 2 आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं अगर इसकी तैयारी ठीक प्रकार से ना की जाए तो क्वेश्चन जो है गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह की क्वेश्चन है इसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है और सबसे पहली बात इसको आपको समझना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसे आपको समझेंगे तो इसी हिसाब से आपको क्या है, आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या है, ऊपर दिए गए जो क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे जो कथन ए दिया हुआ है और कारण आर दिया हुआ है। तो इन कथनों को पढ़ने के बाद जो नीचे दिए गए जो विकल्प हैं इन्हीं के आधार पर क्या है, इन क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। तो कथन देखते हैं। कथन यानी कि अभिकथन। कथन क्या कह रहा है कि सिंगलियों और तमिलों के बीच, यानी जो सिंगली हैं और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में क्या है, बदल गया। ठीक है, तो इसको आपको देखना है। और फिर कारण दे रखा है कि एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा और बढ़ावा देगा। तो ये तो कारण और कथन थे। तो अब इसी के आधार पे क्या है, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है कि कथन और कारण आपको दोनों को पढ़ लेना है। और दोनों को पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि दोनों सही लग रहे हैं क्या, या यदि कथन भी सही अगर लग रहा है या कारण भी सही लग रहा है, और अगर कारण जो है कथन की अगर सही व्याख्या कर रहा है तो इस आधार पर आपको क्या, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं किस प्रकार से ऑप्शन दिए गए। तो ऑप्शन ए आपको कब देना है, जब आपको कथन ए और कारण आर दोनों तो सही लगे, यानी कि आपको ये भी सही लगे और ये भी सही लगे। और क्या करा आगे कि कारण, यानी कि जो ये आपका कारण दे रहा है ये वाला, ये जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या करे। यानी कि ऑप्शन ए आपको कब देना है, जब ये दोनों सही हो और जो कारण है ये कथन की क्या है, सही व्याख्या करे। तो इस रूप में क्या है, ऑप्शन ए आपको सही करना है। फिर आगे क्या कर रहा है कि जो ऑप्शन बी कब आपको करना है, कि जब कथन ए और कारण आर दोनों सही है, यानी कि कथन भी सही हो और कारण भी दोनों भी सही हो, लेकिन जो कथन है ना ये कारण की व्याख्या नहीं करता हो। यानी कि ये जो कथन कारण है ये कथन की व्याख्या जब नहीं करेगा तो आपको क्या है, ऑप्शन बी चूज करना है, यानी कि ऑप्शन बी सही करना है। सी कब करना आपको है, जब कथन ए सही है, यानी कि कथन ए सही होगा आपका, कथन ए सही होगा, लेकिन जो कथन जो यहाँ पर कुछ मिस हो गया है, यहाँ पर कथन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको कारण कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कारण होना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग में बहुत समय लगता है तो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपको ऑप्शन सी कब करना है, कि जब कथन ए सही होगा लेकिन जो है कारण आर ये गलत होगा। तो इस रूप में आपको क्या ऑप्शन सी सही करना है। डी कब करना है आपको है, डी आपको कब करना है कि जब कारण आर गलत है, यानी कि जो ये कारण आर दे रखा है ये गलत है, लेकिन कथन ए जब सही होगा तो आपको क्या करना है कि
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि ऑप्शन डी और सी दोनों सेम एक ही तरह टाइप हो चुका है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था कि यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए था कि कथन ए, यानी कि डी में होना चाहिए था कथन ए, यानी कि यहाँ पर भी होना चाहिए था कि कथन ए क्या है, ये गलत है। और यहाँ पर जो कारण 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 आर जो है सही है। तो चलिए इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर जो कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इस हिसाब से और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है कारण कथन की, तो इस हिसाब से जो ये है ऑप्शन क्या आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 32 को भी देखते हैं। ये 31 की तरह ही है कि नीचे कथन ए और कारण आर दिया गया है। इन कथनों को पढ़कर क्या करना है आपको, नीचे दिए गए जो विकल्प है इसको आपको चूज करना है। तो कथन हम देखते हैं कि कथन क्या है। तो कथन दे रखा है कि श्रीलंका में जो तमिल जो है ये अलगाव महसूस करने लगे थे। तो ये सही है। कारण आर क्या कह रहा है कि श्रीलंका में जो तमिल भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। तो इसमें जो कारण जो दे रखा है आर जो है ये क्या है, गलत है बच्चों। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए जो ऑप्शन दे रखा है तो इसके लिए आपको अगर दोनों सही होता है, यानी कि आपका कथन और कारण दोनों सही होता है, अगर ये इसकी व्याख्या करता है तो ऑप्शन आपका ए सही होता है। अगर बी कब करना था कि जब कथन ए और कारण दोनों सही होता है लेकिन जो इसका जो कारण है इसकी व्याख्या अगर नहीं करता तो ऑप्शन बी सही करना था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसका जो कथन है ये सही है, कारण जो आपका ये है आर जो ये गलत है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि कथन ए सही है लेकिन जो कारण आर है ये क्या है, गलत है। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सोशल साइंस की वीडियो थी, सत्ता की साझेदारी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको बहुत सारे चैप्टरों यानी कि बहुत सारे जो चैप्टर हैं जो आपके फर्स्ट टर्म में यानी कि या प्री बोर्ड में जो आने वाले हैं उनकी जो वीडियो बनाई जा रही है जो आपकी अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके साथ साथ आप और भी क्वेश्चन को भी तैयारी करें। ये नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन सेम यही आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे, लेकिन ये संभावित होते हैं कि आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते प्यारे बच्चों, लेकिन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो एक बात और कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे हमें पता लगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। और कोई भी आपकी समस्या यानी कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिस चैप्टर की वीडियो आप चाहते हैं उसको भी बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।